जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए पेपर 2 में। यदि आपने एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 7 के हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अध्याय 1 से प्रश्न, जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं सीटेट के लिए, उन सभी प्रश्नों को यहाँ रखा गया है चैप्टर 1 से। इससे पहले आप सभी के लिए क्लास 6 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट किए जा चुके हैं। क्लास 7 के ज्योग्राफी कंप्लीट किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बन गया है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न है कि आप देखेंगे यहाँ पे 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल है आपके चैप्टर यानी अध्याय का नाम है। ठीक है, जो एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का किताब है। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में विदेशी शब्द का अर्थ क्या था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, मध्य काल में जो विदेशी शब्द का अर्थ होता था वह व्यक्ति जो किसी खास गांव में नया आए और वहां की संस्कृति का हिस्सा न हो। बात समझ रहे हैं। मध्यकाल में विदेशी शब्द का प्रयोग होता था वैसे व्यक्ति के लिए जो किसी खास गांव में नया आए और वहां की संस्कृति का हिस्सा वो न हो, तो ऐसे व्यक्ति को विदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। देखिए, आज विदेशी का अर्थ होता है जो भारतीय न हो, लेकिन मध्यकाल में किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं था, उसके लिए विदेशी शब्द का प्रयोग होता था। इसे हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न है 2 नंबर। और प्रश्न ये कह रहा है कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बताना है आपको कि जो अल इदरीसी था उसके मानचित्र के संबंध में यहाँ दिए गए कथनों में से कौन से कथन यानी कौन से विकल्प सही हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर आप सभी। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसने दक्षिण भारत को उत्तर में और श्रीलंका को ऊपर की ओर दिखाया है। जो 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता था अल इदरीसी, वो अपने मानचित्र के संदर्भ में उसने दक्षिण भारत को उत्तर में और श्रीलंका को ऊपर की ओर दिखाया था। बात समझ में आ रहा है। देखिए, अल इदरीसी 1154 ईस्वी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत देखते हैं और श्रीलंका द्वीप ऊपर की ओर था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कथन और कारण का। ठीक है ना। कथन है कि 700 से 1750 के बीच के काल का अध्ययन इतिहासकारों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कारण है, इस काल में बड़े पैमाने पर और अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। तो देखिए मेरे भाई, इसके लिए विकल्प ए सही है, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है। यानी 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक बहुत सारे परिवर्तन हुए और ये इतिहासकारों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय था इसका अध्ययन कर पाना। ठीक है ना। देखिए, इस काल में सिंचाई में क्या क्या, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस काल में सिंचाई में रहट का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग? रहट का। और कताई में चरखे का। और युद्ध में आग्नेयास्त्र का यानी बारूद जैसे तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन हुए। इससे इतिहास का अध्ययन जटिल हो जाता है। रहट जो है, रहट किस लिए प्रयोग होता था? तो सिंचाई में। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में मिन्हाज ए सिराज ने किस क्षेत्रों के लिए किया था। बात 13वीं सदी की है जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज किस क्षेत्र के लिए किया था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा आपका, यानी पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के भूभाग के लिए जो मिन्हाज सिराज था वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यानी पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो लोग थे, जो भूमि क्षेत्र था, उन्हीं के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था 13वीं सदी में मिन्हाज सिराज के द्वारा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान का प्रयोग उन इलाकों के लिए किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। इसमें दक्षिण भारत का
दक्षिण भारत कभी भी शामिल नहीं था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के दौरान पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? तो देखिए, ये रखा जाता था आपके अभिलेखागारों और पुस्तकालयों में रखा जाता था मध्यकाल के दौरान पांडुलिपियों को, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक क्या बदलाव करते थे? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वे शब्दों और वाक्यों में छोटे मोटे फेरबदल कर देते थे, ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि नस्तलीक लिपि की क्या विशेषता है? जो नस्तलीक लिपि है उसकी क्या विशेषता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, ये वर्णों को जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखी जाती है, जिसे पढ़ना आसान होता है, उसे ही नस्तलीक लिपि कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि इस काल के दौरान यानी 700 से 1750 में कौन सा नया समुदाय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया? तो है मेरे भाई राजपूत, सिख और मराठा, अहोम और कायस्थ, ये सभी जो हैं 700 से 1750 के दौरान मुख्य समुदाय बन गए थे राजनीति में। राजपूतों के साथ साथ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ यानी लिपिकों का समूह ने भी राजनीतिक लाभ उठाया। अगले प्रश्न जाति व्यवस्था के ऊपर है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है, जातियों के अपने नियम और विनियम होते थे। दूसरा है, जातियों का दर्जा अस्थाई होता था और पूरे भारत में एक जैसा रहता था। अब ध्यान रखिए, सही विकल्प आपको चुन के बताना है, केवल पहला ठीक है कथन, या केवल दूसरा ठीक है, या पहला दूसरा दोनों ठीक है, या फिर नहीं तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो कौन सा विकल्प ठीक होगा मेरे भाई, जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो केवल पहला विकल्प जो है वो ठीक है, यानी जातियों के अपने नियम और विनियम दोनों होते थे, ठीक है ना। जातियों का दर्जा स्थायी नहीं था, किसी क्षेत्र विशेष में एक जाति का प्रभाव और रुतबा अलग अलग समय पर बदल सकता था। अगला प्रश्न है, जाति पंचायत जाति पंचायत का मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए, जो जाति पंचायत होता था उसका मुख्य कार्य होता था अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करवाना, ठीक है ना। बात करें जाति पंचायत की, तो देखिए जाति पंचायत में बुजुर्गों की एक सभा होती थी, जिसे जाति पंचायत कहा जाता था। एनसीईआरटी में दिया गया है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अपने सदस्यों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित कराना इन्हीं का काम होता था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो मध्यकाल के दौरान जंगलों की कटाई से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता था? तो देखिए, इनको कहा जाता था पर्यावास में परिवर्तन, ठीक है ना। क्या कहा जाता था? पर्यावास में परिवर्तन कहा जाता था। यानी पर्यावास का अर्थ है किसी क्षेत्र का पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक, आर्थिक और जीवन शैली। जंगलों के कटाई से वनवासियों को पलायन करना पड़ता था, इसीलिए इसको पर्यावास कहा जाता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, गयासुद्दीन बलबन के संबंध में। गयासुद्दीन बलबन के प्रशस्ति के अनुसार उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही होगा, यानी बंगाल, गौड़ से लेकर के गजनी यानी अफगानिस्तान तक गयासुद्दीन बलबन का साम्राज्य फैलता था। मतलब बंगाल के गौड़ से लेकर गजनी के अफगानिस्तान तक, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, वहाँ तक उसका साम्राज्य फैला था। और ये बात उसके प्रशस्ति में लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, प्रशस्ति के अनुसार उसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला था, और उसमें पूरा दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी शामिल बताया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। मध्यकाल में इस्लाम के संरक्षक कौन थे? तो देखिए, इस्लाम के जो समर्थक थे, संरक्षक थे, उन्हें खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खलीफा। और खलीफा जो होता था ना, धार्मिक नेता होता था और साथ में राजनीतिक नेता भी होता था। अगला प्रश्न है शिया और सुन्नी के संबंध में कि शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो देखिए विकल्प ए सही है, यानी शिया पैगंबर के दामाद
अली को मुस्लिम समुदाय का नेता मानते थे। जो शिया थे वो पैगंबर के दामाद और अली को मुस्लिम समुदाय का नेता मानते थे। यही उनके बीच शिया और सुन्नी के बीच मुख्य अंतर था। बात करें शिया मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को वैध नेता मानते थे, जबकि जो सुन्नी होते थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। बात समझ में आ रहा है? यही मुख्य अंतर होता था उनके बीच। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगला जो प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किन 3 अवधियों में विभाजित किया? तो ये किया था आपके हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, ठीक है ना। देखिए जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो धर्म के आधार पर विभाजन किए थे, जिसे बाद में अधिकतर इतिहासकारों ने नकार दिया क्योंकि यह भारत की विविधता की उपेक्षा करता था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के संबंध में अमीर खुसरो द्वारा वर्णित हिंदवी क्या थी? तो मेरे भाई विकल्प बी ठीक होगा, यानी ये एक क्षेत्रीय भाषा जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी उसे हिंदवी कहा जाता था, ठीक है ना। बात है 1318 की। 1318 में अमीर खुसरो ने उल्लेख किया कि हिंदवी उस क्षेत्र की भाषा थी, जबकि संस्कृत एक प्राचीन भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे। हिंदवी उस क्षेत्र की भाषा होती थी, यानी लोकल भाषा होती थी, जबकि संस्कृत केवल ब्राह्मण जानते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में कागज के उपयोग के संदर्भ में क्या सही है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कागज सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो गया था, ठीक है ना। कब? मध्यकाल में। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान कागज सस्ता हो गया, जिससे उसका उपयोग प्रशासनिक रिकॉर्ड, पांडुलिपियों और खातों के लिए व्यापक रूप से होने लगा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में किन नई फसलों का आगमन भारत में हुआ? तो वह हुआ आलू, मक्का, मिर्चा, चाय और कॉफ़ी का मध्यकाल में भारत में आगमन होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ज्ञान के कारण समाज में किस वर्ग का दबदबा बढ़ा? तो बढ़ा ब्राह्मणों का। विकल्प बी ठीक होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो इतिहासकार आज इतिहास को केवल धर्म के आधार पर क्यों नहीं बांटते? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की अनदेखी होती है, ठीक है। अब अध्याय 1 से ही सेट नंबर दूसरा है, यानी पहले ही अध्याय से और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए थे जो सेट 2 के रूप में आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि मध्यकाल में अभिलेखों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, गलत कथन बताना है। तो यहाँ आपका विकल्प सी सही होगा, यानी मध्यकाल में छापेखानों यानी प्रिंटिंग प्रेस की मदद से अभिलेख रखे जाते थे, ये बात गलत है, ठीक है ना। प्रिंटिंग प्रेस उसकी मदद से रखे जाते थे, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मध्यकाल में प्रिंटिंग प्रेस थे ही नहीं, इसलिए सभी रिकॉर्ड लिपिकों के द्वारा हाथ से लिखे जाते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार कब लिखा था? देखिए, बात करें जियाउद्दीन बर्नी की तो 1356 ईस्वी में उन्होंने अपना इतिहास पहली बार लिखा था। बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत 1356 में लिखा और दूसरा इसके 2 साल बाद। इतिहासकारों को 1971 तक पहले वृत्तांत के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में ही खो गया था। मध्यकाल के दौरान रहट का प्रयोग मुख्य रूप से किस काम में लिया जाता था? तो मेरे भाई आप सभी पढ़े हैं कि सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग होता था, ठीक है ना। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए रहट एक महत्वपूर्ण तकनीक नवाचार था, ठीक। राजपूत शब्द जो राजा के पुत्र से निकला है, 8वीं से 14वीं सदी के बीच किनके लिए प्रयुक्त होता था यह शब्द? तो मेरे भाई ये प्रयुक्त होता था योद्धाओं के उन समूहों के लिए जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे, उन्हें राजपूत कहा जाता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, सही युग्म का चयन करिए। देखिए, जब आप मिलान करेंगे तो इसमें सही जो होगा वो होगा दूसरे का 2 का 2 ही होना चाहिए, यानी 1154 में अल इदरीसी का मानचित्र, ठीक है ना। और
तीसरे का तीसरे से, यानी 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार, और चौथे का चौथे से यानी 1318 में अमीर खुसरो, और 700 से 1750 प्राचीन काल। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो विकल्प बी सही है, यानी दूसरे का दूसरे से मिलेगा, तीसरे का तीसरे से मिलेगा, और चौथे का चौथे से मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, 1700 से 1750 ईस्वी मध्यकाल है, बाकी सभी विकल्प उनके संबंधित वर्षों के। हाँ देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1700 से लेके 700 से लेके 1750 का जो समय है वो प्राचीन काल नहीं है, मध्यकाल है। इसीलिए विकल्प ए गलत हो जाएगा, बाकी सभी तीनों सही है। ठीक है ना। चलिए, फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा बनाए गए नक्शे और अल इदरीसी के नक्शे में कितने वर्ष का अंतराल था? तो देखिए, इन दोनों के मानचित्र में लगभग 600 वर्षों का अंतराल था। कितने? 600। अल इदरीसी ने 1154 में नक्शा बनाया, जबकि फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में नक्शा बनाया, जो लगभग 6 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, यूरोपीय नाविकों और व्यापारियों ने भारत आने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया था? तो यह फ्रांसीसी मानचित्र का नक्शा जो 1720 में बनाया गया था उसका प्रयोग किया था। 18वीं सदी का नक्शा अधिक सटीक और विवरणपूर्ण था, इसलिए यूरोपीय नाविकों ने इसे अपनी समुद्र यात्राओं के लिए उपयोग किया। अगला प्रश्न है, सिकस्त लिपि की विशेषता क्या है? बताइए। देखिए, जो सिकस्त लिपि है यह अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन, ठीक है ना, यही विशेषता होती थी। यह फारसी अरबी लेखन की एक शैली है जो बहुत घनी लिखी जाती है और पढ़ने में कठिन होती है। मध्यकाल में संरक्षक किन्हें कहा जाता था? तो देखिए, ध्यान रखिए, देखिए यह कहा जाता था प्रभावशाली और धनी व्यक्ति जो कलाकारों या विद्वानों को समर्थन देते थे, उन्हें संरक्षक कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, कथन ए मध्यकाल में सामाजिक असमानताएं बढ़ी, कारण है लोग अब अपनी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर जातियों और उपजातियों में बंट जाने लगे थे। देखिए, ए और आर दोनों बात ठीक है, और कारण कथन की व्याख्या करता है, यानी ये बात ठीक है कि मध्यकाल में सामाजिक असमानताएं बढ़ी, कारण था कि व्यवसाय के आधार पर जातियों और उपजातियों में लोग बंट जाने लगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संस्कृत के बारे में अमीर खुसरो के क्या विचार थे? तो उनके विचार थे कि यह एक प्राचीन भाषा थी जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे। ये विचार अमीर खुसरो के थे। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के उस भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी जो इस काल में उभरा? तो यह बिना किसी कर्मकांड के प्रेममय इष्ट देव की व्यक्तिगत उपासना ही मध्यकाल में भक्ति कहलाती थी। ठीक है ना। अगला है, पर्यावास। पर्यावास शब्द का क्या तात्पर्य है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, पर्यावास होता है किसी क्षेत्र का पर्यावरण और वहां के निवासियों की सामाजिक आर्थिक जीवन शैली ही पर्यावास कहलाती है। क्या होता है, देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार पर्यावास का अर्थ है भौगोलिक या सामाजिक दोनों परिवेश से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 700 ईस्वी तक उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आ चुके थे? तो यह आ चुके थे उनकी अपनी स्पष्ट भौगोलिक इकाइयां और भाषाएं तय हो चुकी थी। 700 ईस्वी तक मध्य उपमहाद्वीप के कई क्षेत्र में। अगला है, मध्यकाल के दौरान क्षेत्रीय राज्यों के उदय से क्या हुआ? देखिए, शासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के स्तर पर मिलीजुली परंपराएं विकसित हुई मध्यकाल के दौरान क्षेत्रीय राज्यों के संबंध में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इतिहासकार समय को केवल घंटों या दिनों के बिताने के रूप में क्यों नहीं देखते? तो देखिए, क्योंकि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।
यही कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिनाह-ए-सिराज ने अपनी लेखनी में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो वह फारसी भाषा का प्रयोग करता था मिनाह-ए-सिराज। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में दक्षिण भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों का राजनीतिक नियंत्रण अक्सर वहां तय नहीं था, इसलिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह मध्यकाल में जाति पंचायत के नियमों को लागू करवाता था? तो वह करवाता था बुजुर्गों की सभा। किसकी सभा? बुजुर्गों की सभा को ही जाति पंचायत कहा जाता था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, आधुनिक काल के इतिहासकार मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों नहीं मानते? तो देखिए मेरे भाई, जो आधुनिक काल के इतिहासकार हैं वो मध्यकाल को अंधकार का युग इसलिए नहीं मानते क्योंकि इस दौरान समाज में महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक प्रगति हुई थी। बात समझ में आ रहा है? तो ये रहे आपके कुल 40 प्रश्न जो अध्याय पहले से लिए गए हैं, अध्याय 1 से। हो सकता है क्वेश्चन थोड़े आसान आपको लगे हों, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे रहट इत्यादि, पंचायत, जाति पंचायत, ये जो शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए, क्योंकि वहीं से लाइन बाय लाइन उठा करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? जस्ट इसके तुरंत बाद आपके अगले क्लास एनसीईआरटी क्लास 7 से आने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में तुरंत इसके जस्ट बाद, तब तक के लिए जय हिंद।